जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, यानी कि आपको पता होगा कि आपके टर्म 2 के लिए, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, टर्म 2 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, हम लोग उस मॉडल सेट के बारे में बात करेंगे। तो यह मॉडल सेट कक्षा 10वीं के लिए है और आप विषय देख सकते हो हिंदी बी। किसका मैं बात करूंगा? हिंदी बी पे बात करूंगा। और सेट संख्या क्या है? 1 है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हिंदी बी का क्या करें, आप थोड़ा सेट ले ले। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सामान्य निर्देश के बारे में बात करते हैं। देख सकते हो निर्देश क्या है कि सबसे पहले परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दे, यानी कि जो भी आंसर देना है वो आपको अपनी ही भाषा शैली में देनी है। दूसरा क्या देख सकते हो, इस प्रश्न पत्र के 4 खंड है। सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना क्या है? अनिवार्य है। और आपको सभी चारों खंडों का क्या करना है? उत्तर देना है। देख सकते हो अगला क्या है निर्देश कि सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने क्या है? उपांत में अंकित है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देख सकते हो ये आपका गद्यांश है और गद्यांश के नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपका 2 नंबर मिलेगा, यानी कि पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। और आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपको कितने मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। आप देख सकते हो इस तरह का क्या होगा? अंकित रहेगा। साथ में देख सकते हो आगे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हो कि सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ क्या दिए गए हैं? निर्देश के क्या क्या है? आलोक में ही क्या करें? आंसर को लिखना है। और देख सकते हो क्या है कि 2 अंक के प्रश्नों के लिए लगभग 20 शब्दों का प्रयोग करना है और 3 अंकों में से जो है उसमें 50 शब्दों का प्रयोग करना है। और जो 5 अंकों के जो प्रश्न उसमें 150 शब्दों का क्या करना है? प्रयोग करना है, ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खंड क पे। तो देख सकते हो खंड क हमारा क्या है? खंड क हमारा अपठित बोध है। क्या है? खंड को हमारा क्या है? अपठित बोध है। तो पहले हम लोग अपठित बोध पे बात करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, ऐसा कहा गया है। तो सबसे काम करते हैं। तो पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा सामाजिक जीवन की समस्त आनंदपूर्वक गतिविधियों के लिए वह उतना ही क्या है? आवश्यक भी है। यह सच है कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ असमंजस तो बिठाना ही पड़ता है। हमारा पड़ोसी अमीर हो या गरीब, उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में ही होता है। पड़ोसी से परहेज करना अथवा उससे देख सकते हो क्या है कि कटे कटे रहने में अपनी ही हानि है, क्योंकि किसी भी आकस्मिक आपदा अथवा आवश्यकता के समय अपने रिश्तेदारों अथवा परिवारों को बुलाने में समय लगता है। यदि टेलीफोन की सुविधा भी है तो कोई निश्चित नहीं है कि उसने समय पर सहायता मिल जाएगी। ऐसे में देख सकते हो आगे क्या लिखा है कि ऐसे में पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वस्त सहायक हो सकता है। पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, उससे क्या करे? अच्छा संबंध बना के रखे। तो इस तरह का गद्यांश है। सबसे पहले मैं गद्यांश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस गद्यांश में आपके जो पड़ोसी है उसके बारे में बता रहा है। तो आपको पता होगा कि जिस तरह से जीवन में जो उछल कूद होता है, यानी कि जीवन में जो ये उतार चढ़ाव है महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पड़ोसी भी क्या हमारे लिए अच्छा है। दरअसल पड़ोसी क्या है कि स्वभाव से इनका स्वभाव कैसा होगा, चाहे आप देखोगे तो उसका सुरक्षा के दृष्टि से भी अच्छा है। क्योंकि मान लो कि आप बाजार गए हो और आपका घर खाली है, तो पड़ोसी ही आपको चोरी कर दूसरे आदमी से बचाएगा कि चोरी ना हो जाए। तो ये पूरे के पूरे है कि आप देख सकते हो समय पे आपके रिश्तेदार या परिवार वाले भले ही ना आ जाएगा, लेकिन आपका बगल का जो पड़ोसी होगा वो क्या होगा? जरूर ही आ जाएगा। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है कि पड़ोस का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? देख सकते हो कि पड़ोसी के साथ असमंजस बिठाना हमारे हित में क्यों है। और तीसरा क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि हित गद्यांश का क्या करना है? उपयुक्त शीर्षक भी आपको क्या करना है? देना है। तो बात करेंगे आंसर का। तो देख सकते हो पहला नंबर का आंसर क्या है कि पड़ोस का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर देख सकते हो तो पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। पहला चीज क्या है कि हमारे ताने बाने का क्या है? महत्वपूर्ण आधार है। दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है ना, हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा सामाजिक जीवन की समस्त आनंदपूर्वक गतिविधियों के लिए क्या है? उतना ही आवश्यक है। यानी कि जो भी हमारी पड़ोसी जो है वो हमारे सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा हमारे सामाजिक जीवन के लिए जितना जरूरी है
है उतना ही हमारे लिए जो आनंद पूर्वक जो गतिविधि होता है उसके लिए भी क्या है कि हमारे लिए क्या हो आवश्यक है। दूसरा क्या देख सकते हो, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि पड़ोसी के साथ असमंजस बिठाना हमारे हित में है, क्यों? इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि क्योंकि किसी भी आकस्मिक आपदा अथवा आवश्यकता के समय अपने रिश्तेदारों अथवा परिवार वालों को बुलाने में समय लगता है। यदि टेलीफोन की सुविधा भी है तो भी कोई निश्चय नहीं है कि उनसे है ना समय पर क्या होगा सहायता मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पड़ोसी से क्या कर सकते हैं हम लोग, तुरंत ही क्या कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तो देख सकते क्या है कि इस गद्यांश का उपयुक्त क्या करना है, शीर्षक देना है। तो इसे देख सकते हो हम लोग पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं, शीर्षक क्या हो जाएगा, पड़ोसी का महत्व। क्या हो जाएगा, पड़ोसी का महत्व। बात करेंगे अब हम लोग खंड ख पे, तो देख सकते हो हमारा खंड ख क्या है, खंड ख क्या है देख सकते हो, व्याकरण है। तो व्याकरण में देख सकते हो क्या है कि नीचे जो निर्देशानुसार क्या करना है, उत्तर देना है। और आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन क्या है चौथा नंबर का, कि वो खांस खांस कर सो गया। क्या है, वह खांस खांस कर सो गया, संयुक्त वाक्य में क्या करे, परिवर्तन करे। इसको क्या करना है कि संयुक्त वाक्य में क्या करना है, हमें परिवर्तित करना है। तो देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा कि वो बहुत वह बहुत खांसा फिर क्या हो गया, सो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि ये आपका वाक्य जो है वो आपका क्या है कि आपका वाक्य दिया हुआ है, सरल वाक्य है, वह खांस खांस कर सो गया। उसको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तो देख सकते हो कि वह बहुत खांसा फिर क्या हो गया, सो गया। तो आपको पता होगा कि ये फिर, और है ना, तथा, ये सब क्या होता है, ये संयुक्त वाक्य में काम करता है। तो ये फिर जो लग गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो क्या होगा, वह बहुत खांसा फिर क्या हो गया, सो गया। बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो एक अथवा में क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर का अथवा क्वेश्चन क्या आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि पिताजी ने मुझे पढ़कर सेना में भर्ती कराया। पिताजी ने मुझे पढ़ाकर, सॉरी क्या है, पढ़ाकर। तो पिताजी ने मुझे पढ़ाकर क्या क्या, सेना में भर्ती करवाया। इसको क्या करना है कि संयुक्त वाक्य में क्या करना है, परिवर्तित करना है। किसमें, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो देख सकते हो इसका संयुक्त क्या होगा कि पिताजी ने मुझे पढ़ाया और क्या किया, सेना में भर्ती कराया। यहाँ पे देख सकते हो और लग गया है, और आपको पता है कि संयुक्त वाक्य का क्या है, एक उदाहरण है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये और हो गया, ये फिर हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं क्या है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो क्वेश्चन है कि पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में क्या क्या भर्ती करवाया, तो इसको जब संयुक्त वाक्य में हम लोग चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, आप देख सकते हो कि पिताजी ने मुझे पढ़ाया और फिर क्या किया, सेना में भर्ती करवाया। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे पांचवें नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों के क्या करना है, नाम लिखने, भेदों के क्या करना है, नाम लिखना है। तो अगर मैं बात करूं वाक्य के रचना की दृष्टि से, तो वाक्य के रचना के दृष्टि से अगर बात किया जाए तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। और ये जो वाक्य वो क्या क्या है देख सकते हो, पहला क्या होगा, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या होता है, मिश्र वाक्य। तो रचना की दृष्टि से देख सकते हो, किसकी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्या है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे। तो देख सकते हो अथवा में क्वेश्चन है, और ये अथवा का क्वेश्चन क्या हम लोग उस पर बात करेंगे कि जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़ा रहते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं। इस तरह का आपका क्वेश्चन दिया है कि जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य योजक मतलब समझते हो, योजकों से जुड़े होते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाता है। देख सकते हो आंसर क्या होगा कि जब 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक, जैसे हो गया समुच्चयादि बोधक जो अव्यय होते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। बात करेंगे हम लोग खंड गौ पे बात करेंगे। तो ये पाठ्य पुस्तक के आधार पर क्या है कि आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख सकते हो क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि आपको तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना ही है। क्वेश्चन क्या है कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है। क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है। अगर मैं बात करूं इसके आंसर का, तो देख सकते हो क्या है कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय के मान सम्मान का प्रतीक है। क्या है कि इसमें हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। तो भारत
चीन युद्ध हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर ही लड़ा गया था, आपको पता होगा। तो भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर क्या किया, देश का जो मान सम्मान है उसको क्या किया, उसको देख सकते हो कि सुरक्षित रखा। तो इसीलिए क्या है कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। तो आंसर क्या देख सकते हो कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारत चीन युद्ध हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर ही लड़ा गया था। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर देश के मान सम्मान को क्या किया, सुरक्षित रखा। ये इसका आंसर हो गया। बात करेंगे इसके अथवा क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो अथवा क्या है कि कर चले हम फिदा, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस और संकेत करता है। तो आपको पता कि गाना क्या है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये जो आपका गाना है, तो ये जो गीत है हमारा बेसिकली क्या है, गीत है। तो इस पे एक सेंटेंस है कि सर पर कफन बांधना किस और संकेत करता है। तो देख सकते हो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो इसका आंसर क्या है, देख सकते हो कि इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व अर्थात संपूर्ण समर्पण की ओर संकेत करता है। कि भाई अगर आप सर पे कफन बांध रहे हो यानी कि आप युद्ध के लिए क्या हो रहा, तैयार हो। जैसे कमर पे अगर बोलोगा कमर बांधना यानी कि तैयार होना, उसी तरह सर पे कफन बांधना क्या होता है, किसी के लिए मर मिटना। तो देख सकते हो क्या है कि अगर हमारे फौजी भाई जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, देश के लिए सर पे कफन बांध देते हैं, यानी कि मर मिटेंगे तिरंगे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो क्या है कि सर पे कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व अर्थात संपूर्ण समर्पण की ओर क्या करता है, संकेत करता है। सिर पर कफन बांधकर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह नहीं करता, बल्कि अपने प्राण को बलिदान देने के लिए सदैव क्या रहता है, तैयार रहता है। इसीलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। आप देख सकते हो हमारे सैनिकों के लिए है, ठीक है। तो आप अगर हमारे इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो एक बार मैं बोलूंगा कि आप लोग एक बार जय हिंद क्या करें, कमेंट में जरूर टाइप कर दें, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे कितने स्टूडेंट हैं जिनको हमारे भारतीय सैनिक से क्या है, प्यार है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि आत्मतरण कविता हमें क्या संदेश देती है। ये जो आत्मतरण कविता है ये हमें क्या संदेश देती है। तो अगर मैं बात करूं कविता का, देख सकते हो क्या आत्मतरण कविता में कवि प्रभु से दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं अपने साहस और आत्मबल से दुखों को सहन करना चाहता है तथा उनसे पार पाना चाहता है। वह दुखों से मुक्त नहीं बल्कि उसे सहने और उबरने की आत्मशक्ति चाहता है। इस कविता में निहित संदेश यह है कि हम अपने दुखों के लिए प्रभु को जिम्मेदार ना ठहराएं, क्या है, ना ठहराएं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि आप परीक्षा में जब जाते हो परीक्षा देने, क्या बोलते हो, हे भगवान पास करा दो, हे भगवान पास करा दो, हे भगवान पास करा दो। तो इस तरह का नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप कैसे पास होगे। तो भगवान को जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो ये बोलेंगे कि भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम क्या करें कि पढ़ाई जब हमारी परीक्षा सामने हो तो हमारा ध्यान विचलित ना हो, हमारी तबीयत खराब ना हो, हम क्या करें सही से पढ़ सके। इस तरह की मनोकामना करनी चाहिए, ना कि ये कि अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो इसमें भगवान की बहुत बड़ी दोष है क्योंकि उसने मेरी मन की बातों को नहीं स्वीकार किया। इस तरह की बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए। बात करेंगे आगे क्वेश्चन पे। देख सकते हो 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ओचू में लव है ना, ओचू में लव कौन था, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो उत्तर क्या देख सकते हो कि ओचू में लव पुलिस इंस्पेक्टर था। क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं कानून का विधान बनाए रखना उसका क्या था, कर्तव्य था। तो आपको पता होगा कि जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर होता है उनका काम क्या होता है कि अपने क्षेत्र पे शांति व्यवस्था को क्या करना, बना के रखना, इनका काम होता है। देख सकते हो साथ में क्या है कि काठ गोदाम के पास जमा भीड़, कुत्ते का किकियाना है ना, खुकरीन की चीख सुनकर उसने यह सवाल एक जिम्मेदार अफसर होने के कह से पूछे थे, है ना, कि आखिर भाई वहाँ पे माल गोदाम के पास इतने भीड़ क्यों जमा है ना, कुत्ता क्यों भौंक रहा है ना, खिसिया रहा है ना, खुकीन की चीख क्यों सुनाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या क्या था, पूछा था। बात करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन पे। देख सकते हो 8वां क्वेश्चन क्या है कि सुलेमान
में कौन कौन से गुण थे। ये जो सुलेमान करके एक व्यक्ति था, इसका क्या क्या गुण था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो इसका उत्तर हम लोग इसको कुछ भागों में पढ़ेंगे। तो पहला गुण क्या देख सकते हो कि सुलेमान ईसा से 125 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। देख सकते हो सुलेमान क्या था, 125 वर्ष पूर्व में क्या था, एक बादशाह था। वे मानव जाति के राजा होने के साथ पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। हाकिम समझते हो, यानी कि डॉक्टर हम लोग बोल सकते हैं, तो क्या थे, हाकिम थे। वे इनकी भाषा समझते थे तथा सबका क्या करते थे, भला चाहते थे। तो ये सबसे पहले इनकी विशेषता है कि ये 125 ईसा पूर्व के समय क्या थे, एक बादशाह थे। तो ये मानव जाति का तो राजा था ही, साथ में जितने भी पशु पक्षी थे उनके लिए क्या था, हाकिम था, यानी कि डॉक्टर था उनका। और वे क्या करते थे कि पशु पक्षियों का जो बात है उसको क्या करते थे, समझ आते थे। और देख सकते हो इसका दूसरा मैं बोलूंगा कि इनका गुण क्या था कि चिटिया सुलेमान की फौज के घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर क्या होती थी, भयभीत हो जाती थी। जो चींटियां होती थी, तो जो फौज के घोड़े होते हैं, आपको पता है घोड़े का खटपट खटपट ये जो आवाज आता है, तो ये जो टापो होते हैं उनका आवाज सुनकर क्या हो जाती थी, भयभीत हो जाता था। तो ये भी क्या था, इसके गुण था। बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। क्या है, सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसे क्यों कहा होगा, आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो हम लोग बात करेंगे आंसर पे। तो देख सकते हो क्या है कि लेखक का मानना है कि हम अक्सर बीते हुए दिनों के बारे में सोचते हैं या भविष्य के रंगीन सपनों में क्या रहते, डूबे रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अगर मान लो कि ठीक से नहीं पढ़े और परीक्षा में फेल हो गए, तो जिंदगी भर आप दुखी भी रहोगे कि काश में पढ़ लेता, काश में पढ़ लेता। या तो जब आप मैट्रिक दे लेते हो तो आप सपने देख लेते हो, नहीं मैं साइंस लूंगा, मैं कॉमर्स लूंगा, नहीं मैं आर्ट्स लूंगा। इस तरह के जो सपने में क्या होते हैं, डूबे रहते हो। देख सकते हो, तो वास्तव में सत्य केवल वर्तमान है। सत्य क्या है, वर्तमान। क्योंकि बोला गया है कि भविष्य किसको पता नहीं, बोला गया कि भविष्य किसी को पता नहीं है ना। और जो भूत होता है वो कोई जानना नहीं चाहता, लेकिन वर्तमान में सब मजा लेना चाहता है। ये तो सबको पता होगा। तो इसी तरह क्या है कि वास्तव में सत्य केवल वर्तमान है और हमें उसी में क्या करना, जीना चाहिए। अतीत को हम चाहकर भी नहीं वापस ला सकते। और देख सकते हो क्या है कि और भविष्य को हम देख नहीं सकते। क्या, भविष्य को हम नहीं देख सकते हैं। तो आने वाला कल कैसा होगा कोई नहीं जानता, है ना। आने वाला कल कैसा होगा कोई नहीं जानता। तो अपना अतीत देखो सकते हो, अपना अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर अपने आप को दुखी करने का कोई लाभ नहीं है। वर्तमान जो सामने दिखाई दे रहा है उसी को सत्य मानकर उसका क्या करना चाहिए, भरपूर आनंद उठाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्तमान के एक एक पल को जीना ही वास्तव में जीवन जीना है। इसी आधार पर लेखक में वर्तमान जीवन जीने के लिए क्या क्या होगा, कहा होगा। तो यह तो आपको पूरा का पूरा आपको क्या होगा, समझ में आ चुका होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो देख सकते हो 10 क्या है कि हरिहर काका को है ना, महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे थे, ये आपका क्वेश्चन है। तो बात करेंगे उत्तर पे। तो देख सकते हो हरिहर काका निसंतान थे, उनका कोई बेटा नहीं था और उनके हिस्से में 15 बीघा क्या था, उपजाऊ जमीन था। तो महंत और भाई दोनों का उद्देश्य हरिहर काका की इस उपजाऊ 15 बीघा जमीन को अपने कब्जे में क्या था, करना था। तो इसलिए देख सकते हो क्या लिखा है कि इसलिए हरिहर काका को जो महंत था, क्या था, जो महंत था और अपने जो दोनों भाई की जो श्रेणी था वो क्या था, एक जैसा लगता था। क्या लगता था, एक जैसा लगता था। बात करेंगे रचना पे। देख सकते हो हम लोग खंड ख पे बात करेंगे, रचना पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु क्या करें, अनुरोध करें। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि मैं बोलूंगा कि आप किस तरह से थे स्कूल में, इसके बारे में क्या करना है, आपको लिखना है। देख सकते हो क्या लिखना है कि मैंने क्या लिखा है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, क्या है, प्रधानाचार्य महोदय। तो देख सकते हो उत्क्रमित उच्च विद्यालय दुमका। अगर आप दुमका का स्टूडेंट हो क्या करोगे, दुमका लिखा होगा, बोकारो के तो बोकारो, जहाँ के हो, ठीक है ना। आप देखो विषय क्या करना है, विषय में क्या लिखना है, विषय चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, है ना, इसके बारे में सबसे पहले लिखना क्या है। देख सकते हो कि महोदय सविनय प्रार्थना है कि मैं इस वर्ष विद्यालय से 10वीं कक्षा क्या उत्तीर्ण किया हूं, यानी कि मैं 10वीं क्लास में पास हो गया हूं। पिताजी के हस्तांतरण के कारण मुझे 11वीं की कक्षा में दिल्ली में प्रवेश लेना पड़ा। यानी कि पिताजी जो थे वो पहले दुमका में रहते थे, अब उनका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, दिल्ली में करना पड़ रहा है। तो इस कार्य के लिए मुझे क्या चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
तो आपसे, तो देख सकते हो कि आपसे, है ना, आपसे निवेदन है कि मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर दे जिससे मेरी शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त जो भी खेल संबंधित उपलब्धियां और साथ में देख सकते हो का क्या करें, उल्लेख करें। यानी कि आपको आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, साथ में आपकी जो भी खेल संबंधित जो भी मतलब बोलूंगा कि जो भी उपलब्धि है, जो भी आपने काम किया उसका भी क्या करें, उल्लेख करके दें, ऐसा कहा जा रहा है। फिर बाद में देख सकते हो क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम में से आपको क, है ना, ख या गौ लिखना है, और चाहोगे तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो। वर्ग तो आपको 10 है, रोल नंबर आपकी जितने आपको क्या करना है यहाँ पे लिख देनी। बात करेंगे क नंबर क्वेश्चन पे, देख सकते हो कि पुस्तकालय का महत्व क्या है। पुस्तकालय का महत्व, संकेत बिंदु क्या है कि पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय के नियम एवं उनका क्या क्या सदुपयोग और पुस्तकालय के ज्ञान की प्राप्ति में भूमिका। तो इसके बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुस्तकालय का अर्थ। देख सकते हो कि पुस्तकालय को हिंदी में, देखिए पुस्तकालय को हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। गजब की बात है यार, है ना। पुस्तकालय को हिंदी में क्या कहा जाता है, पुस्तकालय, यानी इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलेंगे, जिसका संधि विच्छेद करने पर क्या मिलता है, पुस्तक जोड़ क्या मिलता है, आलय। क्या मिलता है, पुस्तक जोड़ आलय होता है। तो आलय का अर्थात क्या होता है, स्थान। इसी प्रकार पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है, पुस्तकों का स्थान। क्या होता है, पुस्तकों का स्थान। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पुस्तकालय में तरह तरह की किताबों का क्या होता है, संग्रह होता है। यहाँ पर हर उम्र के व्यक्ति के लिए उनकी या फिर उसकी रुचि के अनुसार क्या होता है, किताबें जो होती हैं वो उपलब्ध रहती है, आपको पता होगा। तो ये तो रहा कि भाई पुस्तकालय का अर्थ क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पुस्तकालय के नियम एवं क्या है उसका सदुपयोग, है ना, उसके बारे में। तो पुस्तकालय बहुत ही क्या होता है, उपयोगी होता है। तो हम लोग बात करेंगे भाई, बात करेंगे, देखिएगा क्या चीज़ है ना, आसान जरिया, है ना। सभी के लिए सभी विषयों की पुस्तक खरीदना आसान नहीं है। कुछ गरीब लोग महंगी किताबें नहीं खरीद सकते। कुछ लोग होता है जो महंगी किताबें नहीं कर सकते हैं, उनके लिए पुस्तकालय पुस्तकों का बहुत ही सुगम एवं आसान माध्यम है। एक ही कीमत पर कई लोगों का क्या होता है, फायदा। एक बार पुस्तकालय में किताबें आ गई तो, देख सकते हो, आ गई तो वे क्या होता है, वे कई लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। जैसे कि देखोगे पुस्तकालय में क्या होता है, एक किताब खरीद लिया, एक बार आप लेके गए, फिर आपने पढ़ के रख दिया, फिर आपका दोस्त लेके गया, इस तरह से क्या होता है, फायदा होता है। तो लोग उसे पढ़कर पुस्तकालय में क्या करते हैं, लौटा देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक रूल रेगुलेशन हो गया, जो फिर किसी अगले व्यक्ति को क्या किया जाता है कि पढ़ने को दे दिया जाता है, ऐसा आपको पता होगा। बात करेंगे आगे। तो देख सकते हो पहला कि कम कीमत पर किताबें उपलब्ध, है ना। आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, कम कीमत पर क्या होता है, किताबें उपलब्ध होता है। तो पुस्तकालय में कम कीमत पर व्यक्ति कई किताबें पढ़ सकता है एवं अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। शुरू के शुल्क और बहुत कम मासिक शुल्क पर ही व्यक्ति पुस्तकालय का सदस्य बन सकता है। तो ये तो रहा उसका रेगुलेशन, है ना। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि करता है एवं वहाँ रखी गई ढेर सारी किताबों का फायदा उठा सकता है ना। बात करेंगे शांति के बारे में। तो देख सकते हो कि पुस्तकालय में बहुत ही शांति होती है। वहाँ पढ़ने वालों को बात ना करने की सख्त हिदायत दी जाती है। तो पुस्तकालय में देख सकते हो कि अलग अलग जगह पर कई तख्ती या, है ना, देख सकते हो दीवालों पर कृपा शोर ना करे, है ना, शांति बनाए रखें, जैसे, है ना, जुमले लिखे होते हैं। यहाँ बैठकर व्यक्ति शांति और एकाग्रचित्त होकर क्या करता है, अपना पूरा ध्यान किताब पढ़ने में लगा सकता है। और क्या रखना है, यहाँ ध्यान नहीं भटकता है। तो अगर हम लोग नियम का बात करेंगे, देखिए सबसे पहला हम लोग नियम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई ये क्या है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट क्या था कि पुस्तकालय बहुत ही क्या होता है, उपयोगी होता है। पुस्तकालय के नियम एवं उनका सदुपयोग। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक आसान जरिया है, ये एक उपयोग है। उपयोग हम लोगों ने पढ़ा। साथ में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने ये देखा, उसके बाद देखा कि कम कीमत पर क्या होता है, किताब यहाँ पे उपलब्ध होता है। ये भी क्या उसका एक नियम है। साथ में यहाँ पे क्या मिलता है, आपको शांति मिलता है, ये भी उसका एक क्या नियम है। साथ में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे क्या ध्यान नहीं भटकता है। तो ये रहा पूरा का पूरा आंसर। हम लोगों ने क्वेश्चन पूरे के पूरे जो से आपका जो हिंदी का जो टर्म बी का, मैं किसका बात करूंगा कि हिंदी का जो टर्म किसका, टर्म 2 का जो हमारा सेट है उसको हम लोगों ने कंप्लीट, सेट 1 क्या किया हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कक्षा 10 का हिंदी बी का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर आप चैनल पे नहीं हो तो क्या करना है, चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।